आईसी हर पल आपके साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की बात करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। पीएम ने कहा है कि भारतवासियों के जीवन को सुगम बनाने का साधन बना है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या कुछ कहा पीएम ने, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के सट्टेबाज विधायक केसी वीरेंद्र पर ईडी का शिकंजा कसा है और देश में जब राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं, तो इस बीच कांग्रेस के विधायक के घर से 12 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ के गहने गाड़ी जब्त होना यह सोचने पर मजबूर करता है कि नेताओं के भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए सभी लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे न्यूज नाइट में। साथ ही बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान की भी करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, आज आपको न्यूज नाइट में ले चलेंगे एक लीडिंग समाचार पत्र के फोरम यानी कॉन्क्लेव में सीधा लाइव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतवंशियों के जीवन को सुगम बनाने का साधन है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमारे दृढ़ संकल्प, नवाचार और वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उदाहरण। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पर कसा शिकंजा। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। 12 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ के गहने गाड़ी जब्त। कई ठिकानों की मिली जानकारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी। भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ले रहा है फैसला। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से तबाही। एक युवती की मौत, एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी। सेना, अर्धसैनिक बलों के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटे आपदा राहत दल। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का समापन। डल झील में पहली बार हुआ आयोजन। शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश रहा शीर्ष पर। ओडिशा ने दूसरा, जबकि केरल ने हासिल किया तीसरा स्थान। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर दिए गए संदेश को। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर
तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। आप सभी को और विपक्षी दलों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात हो रही है 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध की, जब तमाम विपक्षी दलों ने 130वें संविधान संशोधन बिल का जमकर विरोध किया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एनडीए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको आगे लेकर जाते रहेंगे। भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ये जो मुहिम है, ये जो कानून लेकर आया जा रहा है, इस पर काम जारी रहेगा और इस पर भले ही पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद हो, लेकिन इस पर एक कंसेंसस भी बनाने की कोशिश की जा रही। देखिए ये रिपोर्ट। भ्रष्टाचारियों के बचने के सभी रास्ते होंगे बंद। जेल भेजने और कुर्सी से हटाने का संकल्प। अब बच नहीं पाएंगे भ्रष्ट रसूखदार। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रचंड प्रहार। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है। हर मंच से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र के संकल्प को दोहराते रहते हैं कि सरकार किसी भी हालत में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त फंड भेजा है, लेकिन तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार का वो शिकार हुआ। पश्चिम बंगाल का विकास तभी मुमकिन है जब भ्रष्टाचारी जेल में हो और तृणमूल की राज्य की सत्ता से विदाई हो। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इससे पहले गया जी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर हमला बोला।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आजादी के बाद भ्रष्टाचार में डूबी रहीं, जबकि बीते 11 साल से एनडीए सरकार सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून है कि गिरफ्तारी के 50 घंटे होने पर उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। मोदी सरकार का 2047 तक विकसित भारत का सपना है। इसकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसीलिए केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की सभी जड़ों को खत्म करने पर तत्पर नजर आ रही है, जिससे भ्रष्टाचार विकास की राह में बाधा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक कांग्रेस के सट्टेबाज विधायक केसी वीरेंद्र पर ईडी ने जोर का शिकंजा कस लिया है। देश में जब राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इस बीच कांग्रेस के इस कर्नाटक विधायक के घर से 12 करोड़ रुपए की नकदी और 6 करोड़ के नकदी और गाड़ियां जब्त होना यह सोचने पर मजबूर करता है कि नेताओं के भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए सभी लोग और खासतौर पर राजनीतिक दल एकजुट आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए इस खबर को विस्तार से। अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सिक्किम में विधायक वीरेंद्र पप्पी और उनके साले केसी थिप्पेस्वामी को ईडी की टीम ने हिरासत में लेकर बेंगलुरु लाई है। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के पास से करीब 12 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ विदेशी मुद्रा शामिल है। साथ ही 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण, अंतर्राष्ट्रीय कसिनो सदस्यता, पुरस्कार कार्ड, MGM कसिनो, मेट्रोपॉलिटन कसिनो, बेलाजियो कसिनो, मरीना कसिनो, कसिनो ज्वेल, विभिन्न बैंकों के कई क्रेडिट और डेबिट कार्ड। और आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण द इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। To lead us into this pivotal segment, please welcome the chairman of Times Internet, a visionary who has helped to shape India's digital landscape, Mr. Satyan Gajwani. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, what a time to be gathering here in Delhi for the second edition of the Economic Times World Leaders Forum.
if we sit here in silence and listen deeply, we might just be able to hear the great wheels of historic global alignments turning. Long-held assumptions and friendships all deserve careful reevaluation. The lessons for countries around the world from the events of the last few months is perhaps one that Prime Minister Modi has been championing for years now: Atmanirbharta, or self-reliance. It's now clearer than ever that global cooperation must go hand in hand with national aspiration and assertion. One cannot come at the cost of another. And today, I'm so glad that we are with the one world leader who has refused to bow in the face of opportunistic tactics and arm twisting, even as far too many leaders around the world have chosen to play ball, even at the cost of national pride. Exactly 1 year ago today, we had convened in this hall to celebrate the rapid strides that India is making on every aspect of our development journey. India is still the same: daring, responsible, diligent, and with a dil that craves much more. In the meantime, the global stage has become increasingly unstable. A few months ago, we faced an unpardonable attack from a neighbor long accustomed to bargaining through terror. Operation Sindoor, carried out under Prime Minister Modi's decisive leadership, not only gave a fitting reply, but it also effected a reset in how India will respond to any such provocations in the future. Friends, for his decisive leadership in India's hour of need, I say we thank the Prime Minister with a big round of applause. We are also witnessing highly disruptive policy moves from those once deemed the global guarantors of stability. These moves threaten to upend the rules-based order that has held up the world for more than 7 decades. The take-home is that the global supply chain, which ensured shared prosperity to the developed and the developing worlds, cannot be taken as a given anymore. For perspective during challenges such as these, it's useful to take a step back and look at the sweep of our history. We went through 1,000 years of invasions and centuries of crippling colonialism. And yet here we stand, a sovereign, self-reliant, and proud republic, soon to be the world's 3rd largest economy, with its eyes set firmly on the future. No challenge is too big for this eternal nation. Ladies and gentlemen, the faces in this hall itself tell of our greatest strength, our people. You can spot scientists who send missions to the moon and Mars, leaders of institutes who produce CEOs leading the world's biggest corporations, and entrepreneurs who will build companies that change the rules of the game. And that is a story that no one can put a stop to. Last year, from this very podium, we discussed what propels our journey as a nation, and I used an acronym, TIC: talent, infrastructure, community, and knowledge. These are strengths that don't wash away with the tides of history. India ticks all the boxes. As a nation, we have looked at every crisis as an opportunity. This too is one such moment. This is a time to discover our hidden strengths
and usher in reforms that will unleash the wild spirits within us. And as the Economic Times has been reporting, the government is working on rolling out the next generation of reforms, starting with the rationalization of GST slabs. We are home to the world's largest middle class. Our domestic market that can dwarf entire continents allows our entrepreneurs to dream big. This is our moment to believe in our history, in our people, in our capacity to adapt, to innovate, and to thrive. I am sure that the captain of this Indian ship, Prime Minister Modi, will share details of the course that he has charted to navigate these troubled waters. And like all of you, I am looking forward to his words. Prime Minister Modi, sir, we welcome you and we thank you so much for being with us here today. I now would like to request Prime Minister Modi ji to please come on stage and address the gathering. Jai Hind. नमस्कार। मैं वर्ल्ड लीडर फोरम में आए सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूं। इस फोरम की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। और इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही लाल किले से मैंने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कही है और अब ये फोरम इस स्पिरिट के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रहा है। साथियों, यहाँ वैश्विक परिस्थितियों पर, जियो इकोनॉमिक्स पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई हैं और जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है और ये तब है जब हमने कोविड का इतना बड़ा संकट झेला है। आज हमारी कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड्स जुटा रही हैं। आज हमारे बैंक्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इन्फ्लेशन
बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट्स कम है। आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, हर महीने लाखों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसआईपीज के जरिए हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं, जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, उसकी बुनियाद मजबूत होती है, तो उसका प्रभाव भी हर तरफ होता है। मैंने अभी 15 अगस्त को ही इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास और उसके बाद एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है, वो अपने आप में भारत की ग्रोथ स्टोरी का शानदार उदाहरण है। साथियों, अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है कि अकेले जून महीने में, यानी मैं एक महीने की बात करता हूं, अकेले जून के महीने में ईपीएफओ डेटा में 22 लाख फॉर्मल जॉब जुड़ी है। और ये संख्या अब तक के किसी भी महीने से ज्यादा है। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 2017 के बाद सबसे कम स्तर पर है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। 2014 में हमारी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 2.5 गीगावाट थी। ताजा आंकड़ा है कि आज ये कैपेसिटी 100 गीगावाट के ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंच चुकी है। दिल्ली का हमारा एयरपोर्ट भी ग्लोबल एयरपोर्ट्स के एलिट 100 मिलियन प्लस क्लब में पहुंच गया है। आज इस एयरपोर्ट की एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 100 मिलियन प्लस की है। दुनिया के सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स इस एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा है। साथियों, बीते दिनों एक और खबर चर्चा में रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है और ऐसा करीब 2 दशकों के बाद हुआ है। यानी भारत अपनी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ से बाकी दुनिया की उम्मीद बना हुआ है। साथियों, आम बोलचाल में एक लाइन हम बार बार सुनते आए हैं, कभी हम भी बोलते हैं, कभी हम भी सुनते हैं, और कहा जाता है मिसिंग द बस। यानी कोई अवसर आए और वो निकल जाए। हमारे देश में पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अवसरों की कई ऐसी बसेस छोड़ी हैं। मैं आज किसी की आलोचना के इरादे से यहां नहीं आया हूं, लेकिन लोकतंत्र में कई बार तुलनात्मक बात करने से स्थिति और स्पष्ट होती है। साथियों, पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी। वो सोचते थे
जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो बनाने का काम विकसित देशों का है। हमें कभी जरूरत होगी तो वहां से इंपोर्ट करेंगे। यही वजह थी कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत से देशों से पीछे रहना पड़ा। हम बस मिस करते रहे। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है। जब दुनिया में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त की सरकार असमंज में से थी। फिर 2G का दौर आया तो क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। हमने वो बस मिस कर दी। हम 2G, 3G और 4G के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहा? इसलिए 2014 के बाद भारत ने अपनी अप्रोच बदली। भारत ने तय कर लिया कि हम कोई भी बस छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमने पूरा अपना 5G स्टैक देश में ही विकसित किया। हमने मेड इन इंडिया 5G बनाया भी और सबसे तेजी से देश भर में पहुंचाया भी। अब हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। और साथियों, हम सब जानते हैं भारत में सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत भी 50-60 साल पहले हो सकती थी, लेकिन भारत ने वो बस भी मिस कर दी। और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। आज हमने ये स्थिति बदली है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। साथियों, आज नेशनल स्पेस डे भी है। मैं आप सभी को नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं और उसके साथ ही इस सेक्टर की भी बात करूंगा। 2014 से पहले स्पेस मिशंस भी सीमित होते थे और उनका दायरा भी सीमित था। आज 21वीं सदी में जब हर बड़ा देश अंतरिक्ष की संभावनाओं को तलाश रहा है तो भारत कैसे पीछे रहता? इसलिए हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म भी किए और इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन भी कर दिया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। ईयर 1979 से 2014 तक भारत में सिर्फ 42 मिशन हुए थे। यानी 35 इयर्स में 42 मिशंस। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 सालों में 60 से ज्यादा मिशन पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में कई सारे मिशन लाइन अप है। इसी साल हमने स्पेस डॉकिंग का सामर्थ्य भी हासिल किया है। ये हमारे फ्यूचर के मिशंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब भारत
गगनयान मिशन से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी में है और इसमें हमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव से भी बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, स्पेस सेक्टर को नई एनर्जी देने के लिए उसे हर बंधन से आजाद करना जरूरी था। इसलिए हमने पहली बार प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए क्लियर रूल्स बनाए। पहली बार स्पेक्ट्रम एलोकेशन ट्रांसपेरेंट हुआ। पहली बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज हुआ और इस साल के बजट में हमने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी दिया है। साथियों, आज भारत का स्पेस सेक्टर इन रिफॉर्म्स की सफलता देख रहा है। साल 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था, आज 300 से ज्यादा है। और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। साथियों, हम इंक्रीमेंटल चेंज के लिए नहीं बल्कि क्वांटम जंप का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और रिफॉर्म्स हमारे लिए न कंपल्सन है, न क्राइसिस ड्रिवन है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा कन्विक्शन है। हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी एक सेक्टर की गहरी समीक्षा करते हैं और फिर वन बाय वन उस सेक्टर में रिफॉर्म किए जाते हैं। फ्रेंड, कुछ ही दिन पहले संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है। इसी मॉनसून सत्र में आपको रिफॉर्म्स की निरंतरता दिखेगी। विपक्ष द्वारा अनेक व्यवधान पैदा करने के बावजूद हम पूरे कमिटमेंट के साथ रिफॉर्म्स में जुटे रहे। इसी मॉनसून सत्र में जन विश्वास 2.0 है। ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और प्रो पीपल गवर्नेंस से जुड़ा बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। जन विश्वास के पहले एडिशन में हमने करीब 200 माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया था। अब इस कानून के दूसरे एडिशन में हमने 300 से ज्यादा माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इसी सेशन में इनकम टैक्स कानून में भी रिफॉर्म किया गया है। 60 साल से चले आ रहे इस कानून को अब और सरल बनाया गया है और इसमें भी एक खास बात है। पहले इस कानून की भाषा ऐसी थी कि सिर्फ वकील या सीए ही इसे ठीक से समझ पाते थे, लेकिन अब इनकम टैक्स बिल को देश के सामान्य टैक्स पेयर की भाषा में तैयार किया गया है। ये दिखाता है कि नागरिकों के हितों को लेकर हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। साथियों, इसी मॉनसून सेशन में माइनिंग से जुड़े कानूनों में भी बहुत संशोधन किया गया है। शिपिंग और पोर्ट से जुड़े कानून भी बदले गए हैं। ये कानून भी अंग्रेजों के जमाने से ऐसे ही चले आ रहे थे। अब जो सुधार हुए हैं वो भारत की ब्लू इकोनॉमी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स सेक्टर में भी नए रिफॉर्म किए गए हैं। हम भारत को बड़े इवेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इकोनॉमी के पूरे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।
इसलिए सरकार नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नीति लेकर भी आई है। साथियों, जो लक्ष्य हासिल कर लिया उसी में संतुष्ट हो जाऊं, इतना करके बहुत हो गया, मोदी आराम कर लेगा, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। रिफॉर्म्स को लेकर भी हमारी यही सोच है, हम आगे के लिए तैयारी करते रहते हैं, हमें और आगे बढ़ना है। अब रिफॉर्म्स का एक और पूरा आर्सेनल लेकर आने वाला हूं। इसके लिए हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम बेवजह के कानूनों को खत्म कर रहे हैं, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं, प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स को डिजिटल कर रहे हैं, अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीएसटी में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है। इस दिवाली तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे जीएसटी और आसान बनेगा और कीमतें भी कम होगी। साथियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इंप्रूव होंगे। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लिए पूरी शक्ति से जुटा है और विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत को भी हमें 3 पैरामीटर्स पर देखने की जरूरत है। ये पैरामीटर है स्पीड, स्केल और स्कोप। आपने ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत की स्पीड भी देखी है, स्केल भी देखा है और स्कोप भी महसूस किया है। आपको याद होगा उस समय कैसे एकदम बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ गई थी और दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन भी एकदम ठप हो गई थी। तब हमने देश में ही जरूरी चीजें बनाने के लिए कदम उठाए। देखते ही देखते हमने बहुत बड़ी मात्रा में टेस्टिंग किट्स बनाए, वेंटिलेटर्स बनाए, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए। इन सारे कामों में भारत की स्पीड दिखाई दी। हमने देश के कोने कोने में जाकर अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाई और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसमें भारत का स्केल दिखाई देता है। हमने करोड़ों लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाने के लिए कोविन जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें भारत का स्कोप नजर आता है। ये दुनिया का सबसे अनूठा सिस्टम था जिसके चलते रिकॉर्ड समय में हमने वैक्सीनेशन भी पूरा कर लिया। साथियों, ऐसे ही एनर्जी के क्षेत्र में भारत के स्पीड, स्केल और स्कोप दुनिया देख रही है। हमने तय किया था कि 2030 तक हम अपनी टोटल पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। ये 2030 तक का लक्ष्य था। ये टारगेट हमने 5 साल पहले इसी साल 2025 में ही अचीव कर लिया। साथियों, पहले के समय जो नीतियां थी उसमें इंपोर्ट पर बहुत जोर रहा। लोगों के अपने फायदे थे, अपने खेल थे। लेकिन आज आत्मनिर्भर होता भारत
एक्सपोर्ट में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले एक साल में हमने 4 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। पिछले एक साल में पूरी दुनिया में 800 करोड़ वैक्सीन डोज बनी है। इसमें 400 करोड़ भारत में ही बनी है। आजादी के 6.5 दशक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच पाया था। आज ये करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था। आज भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। आज हम मेट्रो कोच, रेल कोच से लेकर रेल लोकोमोटिव तक एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वैसे आपके बीच आया हूं तो भारत की एक और सफलता के बारे में आपको बता दूं। भारत अब दुनिया के 100 कंट्रीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। 2 दिन के बाद 26 अगस्त को इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं देश की प्रगति का बहुत बड़ा आधार रिसर्च भी है। इंपोर्टेड रिसर्च से गुजारा तो हो सकता है, लेकिन जो हमारा संकल्प है वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए रिसर्च फील्ड में हमें अर्जेंसी चाहिए, वैसा माइंडसेट चाहिए। हमने रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तेजी से काम किया है। इसके लिए जो जरूरी पॉलिसी और प्लेटफॉर्म चाहिए उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च 2014 की तुलना में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। 2014 की तुलना में फाइल किए जाने वाले पेटेंट्स की संख्या भी 17 टाइम ज्यादा हो गई है। हमने करीब 6,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित किए हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से भी आप परिचित हैं। इसने छात्रों के लिए विश्व स्तरीय रिसर्च जर्नल्स तक पहुंचने में उनको बहुत आसान बना दिया है। हमने 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट फंड इनोवेशन स्कीम को भी मंजूरी दी थी। लक्ष्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर में, विशेषकर सनराइज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नई रिसर्च को सपोर्ट मिले। साथियों, यहाँ इस समिट में इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े दिग्गज भी हैं। आज समय की मांग है कि इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर आगे आए। विशेषकर क्लीन एनर्जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज, एडवांस मटेरियल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में रिसर्च पर अपना काम और अपना निवेश बढ़ाएं। इससे विकसित भारत के संकल्प को नई एनर्जी मिलेगी। साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके
कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। साथियों, एक बार आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, for your visionary and for your transformative words. Your leadership has carried India through extraordinary challenges and set the stage for future defined by ambition and confidence. I request everyone to please remain seated. Please remain seated. You can't leave the hall just now. And while we have your attention, a final word of thanks to our partners. तो आप देख रहे थे इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिन्होंने साफ तौर पर न सिर्फ ये बताया कि आर्थिक तरक्की जो है वो दुनिया भर में भारत सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र है, बल्कि कुलांचे भर रहा है आर्थिक प्रगति की तरफ। और उन्होंने एक एक करके तमाम पॉइंट्स बताए कि किस तरह से भारत लगातार जो इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो भारत में बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री की बड़ी बातों पर अगर बात करें तो वैश्विक परिदृश्य में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने कही। वैश्विक परिदृश्य में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का एहसास होता है, प्रधानमंत्री ने कहा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। पीएम ने कहा कि भारत अपनी ताकत से बाकी दुनिया की उम्मीद बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कई अवसर छोड़े। पीएम ने कहा कि वी मिस्ड द बस। पीएम ने पूर्ववर्ती सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को कहा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत देशों से पीछे रहना पड़ा। पीएम ने कहा कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे रहना पड़ा, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो या चाहे दूसरी चीजें हों, हम बहुत सारी चीजों में उन पर निर्भर रहे। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने अपना रवैया बदला और भारत ने तय किया कि हम कोई बस नहीं छोड़ेंगे, वी विल नॉट मिस द बस, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। पिछले 11 सालों में अंतरिक्ष के 60 से ज्यादा मिशन पूरे किए प्रधानमंत्री ने। जो भारत के आर्थिक सफलताओं की लिस्ट थी, फहरिस्त थी, वो गिनाई। भारत ने कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव से इसमें बहुत मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं। 2014 में सिर्फ एक स्टार्टअप था। वो समय दूर नहीं है जब अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बावजूद कई अहम कार्य किए। पीएम ने बताया कि नागरिकों के हितों को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। लक्ष्य को लेकर संतुष्ट होना मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा।
पीएम ने कहा कि बेवजह के कानूनों को खत्म कर रहे हैं। 300 ऐसे कानूनों को अभी हाल में ही खत्म किया गया है। छोटे छोटे माइनर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको खत्म किया गया है। नियमों को और सरल बनाया जा रहा है ताकि लोगों का जीवन आसान हो सके। पीएम ने कहा कि जीएसटी में नया सुधार किया जा रहा है। जो नेक्स्ट जनरेशन सुधार हैं वो किए जा रहे हैं। दिवाली तक इसका जो असर है वो दिखेगा। इस दिवाली तक जीएसटी के सुधार जो है वो लागू हो जाएंगे। और पीएम ने कहा कि विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भर भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड काल में कोरोना वैक्सीन लगाई और यह पूरी तरह से स्वदेशी और मुफ्त थी। रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीनेशन को पूरा किया। पूरी दुनिया ने अचंभित भाव से भारत के इस प्रयास को, स्केल और स्पीड को देखा। आत्मनिर्भर भारत में निर्यात बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि 4 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद का निर्यात किया है भारत ने। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात की प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से शोध कार्य हो रहे हैं। रिसर्च काम पर अब भारत फोकस कर रहा है और रिसर्च वर्क के लिए लगातार तमाम फोरम्स भी बनाए गए हैं। भारत समय को मोड़ देने का सामर्थ्य रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में किनारे बैठकर कंकर मारकर उसको एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम बहती धारा को मोड़ देने वाले लोग हैं। बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले। प्रधानमंत्री ने ये पूरा संभाषण में जो है भारत की जो एक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में जो बढ़ती हुई ताकत है उसका एहसास कराया और बताया कि किस तरह से हम न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, बल्कि हम लगातार दुनिया का जो ग्रोथ है, जो स्टैग्नेंसी है, उसको बदल देने में की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया का जो स्टैग्नेंसी है, भारत के अंदर वो क्षमता है कि अपनी प्रगति के साथ साथ भारत दुनिया को भी प्रगति के राह पर ले जा सकता है। जो ग्रोथ है, जो रुकी हुई दुनिया की ग्रोथ है, उसको भारत अपने प्रभाव से उसका रुख मोड़ देने में सक्षम है। पीएम ने एक शायराना अंदाज में, एक कवि के अंदाज में कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो ठहरे हुए पानी के किनारे पर बैठकर कंकर मारकर उस पानी में उसको एंजॉय करें, बल्कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम बहते हुए पानी को मोड़ देने वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि और ये जो वक्त है, ये जो दौर है, यही समय है जब लगातार इस समय काम करके और इस जो इकोनॉमिक रिवाइवल का जो वक्त है भारत का, उसका फायदा उठा सके, प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके लिए तमाम काम जो भारत सरकार की तरह से किए जा रहे हैं उसका तो प्रधानमंत्री ने उसको गिनाया ही। साथ ही साथ पिछले तमाम दिनों में जो पिछले 11 वर्षों में एक के बाद एक जो उपलब्धियां भारत ने आर्थिक क्षेत्र में हासिल की हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने एक एक करके गिनाया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो लेटेस्ट आंकड़ा है, अगर उसके हिसाब से देखें तो अकेले जून महीने में ईपीएफओ डेटा में 22 लाख फॉर्मल जॉब्स जुड़ी हैं और ये पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा के पास सबसे पहले आते हैं। शिशिर जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस संभाषण को? उन्होंने एक तो पूरी जो लंबी फहरिस्त भी गिनाई कि किस तरह से इकोनॉमिक वर्ल्ड में अगर देखा जाए, अगर उसका आकलन करें तो किस तरह से भारत कुलांचे भर रहा है और हमको इस ग्रोथ को और तेज करना है। देखिए, सुधार की जहां तक बात आती है, अभी कुछ दिन के बाद हमारे पास पहली तिमाही के आंकड़े आने वाले और अनुमान है कि 6.5 से 6.7 या 6.9% तक की हम बढ़ोतरी इस तिमाही में करेंगे। ये आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, इस समय में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें हम दुनिया के दूसरे देशों की अगर बात करें तो वहां पर विकास की रफ्तार पे असर पड़ा, लेकिन हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश में से एक हैं। और वो क्यों संभव हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ सुधारों की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अगर हम बीते दिनों की बात करें, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया
जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो हमारी रेटिंग अपडेट की है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेशकों के लिए भारत एक ज्यादा आकर्षक लगेगा। और दूसरी तरफ जो विदेशों से कर्ज लिया हुआ है, जिस पर ब्याज की दरें काफी ज्यादा हुआ करती थी, उसमें भी कमी करने में संभव हो पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सुधार की रफ्तार को बढ़ाने में लगे हुए, क्योंकि हमारे पास अभी 3 प्रारंभिक लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, जो कि 2027 तक है। फिर हमारा $60 ट्रिलियन का, जो कि 2030 तक का है। और फिर हमारा $10 ट्रिलियन का, जो कि 2033 तक का है। तो ये सारी जो आप सुधार की प्रक्रिया और सुधार की रफ्तार अगर तेज होती है, तो ये जो लक्ष्य है, हम इनको हो सकता है कि हम इनके समय से पहले ही हासिल कर ले, और वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। जी, निश्चित तौर पर रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री ने कही। किस तरह से देखते हैं डॉक्टर राजन कुमार, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ हम अपनी ग्रोथ की नहीं, बल्कि जो दुनिया की जो स्टैग्नेंट ग्रोथ की जो स्थिति है उसको बदलने में सक्षम है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को, इस विशेष परिप्रेक्ष्य में कि भारत जो है वो लगातार चीजों को बदलने की क्षमता रख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक भारत की बात है तो लगभग जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि लगभग 20% जो ग्लोबल ग्रोथ होगा उसको भारत कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि 20 ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, तो आप इमेजिन करें कि 20% ग्लोबल ग्रोथ का भारत अगर कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी यानी भारत ग्लोबल जीडीपी का 20% भारत करेगा, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ना केवल भारत पे बल्कि विश्व पे होगा। और आप जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी बड़ी जनसंख्या है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका सीधा असर पूरे विश्व पे पड़ता है। भारत अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। इकोनॉमिकली बात करूं, आप अगर सारे टोटल फिगर गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड इत्यादि सारे इंटीग्रेट करके देखेंगे तो 40% से भी ज्यादा हमारा जीडीपी का इंटीग्रेशन ग्लोब से हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे, और प्रधानमंत्री ने बोला कि किस ढंग से हमने पहले एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की और किस ढंग से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गए हैं, जिस ढंग से हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, टेक्नोलॉजिकल चीप इनोवेशन स्पेस सेक्टर की बात की उन्होंने, उसके बाद जिस ढंग से फाइनेंशियल इंक्लूजन इत्यादि हमने अपने जो लोगों को जिस ढंग से जोड़ा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसी चीज को प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करते। प्रधानमंत्री ने 3 बातों पे जोर दिया मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की, जिसमें कि भारत तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था होने की बात की उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि किस ढंग से हमारे जो इन्फ्लेशन है या फिजिकल डेफिसिट इत्यादि है वो किस ढंग से कंट्रोल में है, और हम किस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरी जो बात की उन्होंने, जिसमें कि रिफॉर्म्स की बात की। रिफॉर्म्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है कि अभी जो ग्लोबल डिसऑर्डर जिस ढंग से ट्रम्प के टैरिफ ने किया हुआ है, तो वहां पे हम कैसे अपने इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की, टैक्स रिफॉर्म की बात की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पर्सपेक्टिव से वो है कि जिस ढंग से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे R&D जो सेक्टर है हमारा 2014 की तुलना करें तो लगभग अभी डबल हो चुका है जो एक्सपेंडिचर है उसका, हालांकि और भी काफी ज्यादा करने की जरूरत है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर चिप्स पहली बार भारत का मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में आएगा। स्पेस में हम स्पेस स्टेशन इत्यादि की बात की, वो अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि दूसरे देश खासकर अमेरिका किस ढंग से टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। चीन भी वही करेगा, चीन भी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से शेयर नहीं करेगा। और मिलिट्री का सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, हमें टेक्नोलॉजी पे इनोवेट करने की जरूरत है और इनोवेटिव इकोनॉमी होने की जरूरत है। और उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो बात की, उसमें प्राइवेट सेक्टर को जो लाने की बात की कि पहले जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्पेस सेक्टर था या जो दूसरे सेक्टर डिफेंस इत्यादि थे, उसको उन्होंने किस ढंग से प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप इत्यादि से जोड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। और उसके बाद एक और लास्ट बात जो किया कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है उसमें उन्होंने विकसित भारत की बात की कि 2047 तक का जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको हम किस ढंग से अचीव कर सकते हैं। अभी 5 ट्रिलियन और उसके बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद 30 ट्रिलियन इत्यादि जो हम गोल हमने रखा है। तो इन सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने बात की और मेरे हिसाब से ये सारे अचीवेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी, निश्चित तौर पर सारे अचीवेबल हैं। और प्रधानमंत्री ने अंत में कहा भी कि हम वो लोग हैं जो कुछ भी करने का सामर्थ्य हमारे अंदर, हम वक्त की जो धारा है उसको मोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ पे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने जो ये भाषण दिया, जो ये उनका संबोधन था, किस तरह से आप इसको रेट करेंगे? इससे क्या संदेश
आप इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस समय भी लगातार बात हो रही है कि अमेरिका लगातार हमारे ऊपर उसका जो टैरिफ का जो प्लान है वो हमारे सामने एक बात चुनौती के तौर पर है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री का ये प्रेरणादायी भाषण। निखिल जी, यदि आज के भाषण की बात करें और उसके साथ प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस को देखिए जी, प्रधानमंत्री जी दो बातें अक्सर करते हैं। एक है आपदा को अवसर में बदलने की, और दूसरा यही समय है, सही समय है। ये दोनों बातें हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है जी। अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, राजन साहब ने भी और शिशिर ने भी बात की, जो एक क्राइसिस अभी हमारे पास चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सब सुविधाजनक हो गया, बहुत आराम से हम चल रहे हैं, खासतौर से ग्लोबल लेवल पर। और ट्रंप साहब का जो टैरिफ का जो पूरा का पूरा, और अब तो ट्रंप टैरिफ को सैंक्शंस की तरह से उन्होंने कहा, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़े हो जाइए, बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज नहीं, 15 अगस्त को क्या बोला कि स्वदेशी पर ज्यादा जोर देना है, और उसमें भी कहा कि दाम कम दम ज्यादा। तो वो एक लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इकोनॉमी की बात अभी राजन साहब ने भी की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लड़ाई से या जो मुश्किलात हैं, मुश्किल समय है, उसमें डरने वाले नहीं है, बल्कि उस समय को, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आपदा को अवसर में बदलने की जो बात होती है, और ये कहना कि समुद्र के किनारे कंकर नहीं फेंक रहे, तो वो अपने आप में एक मैसेज है कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आज सवेरे भी मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तो ये बात कहा कि प्रधानमंत्री की सबसे खास बात है कि वो हेड ऑन करते हैं जी। कुछ लोग हेड ऑन को शायद पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते हो, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो है उसका ठीक से मजबूती से सामना किया जाए। वो मैसेज पूरे देश के लिए भी है कि जो होगा देखा जाएगा जी, हमें अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में जो यूएस का बिहेवियर रहा, उसके बाद भी भारत की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है, उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। जब आप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं जी, समझ रहे हैं, स्पेस स्टेशन अपना बनाने की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष मिशन की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में अंतरिक्ष का किस तरह से हो रहा है, एक्सपोर्ट में, डिफेंस में एक्सपोर्ट पर कैसे काम कर रहे हैं। अब वो जमाना चला गया कि अब केवल हैंडीक्राफ्ट्स बेचना है। ठीक बात है, हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट का जमाना हिंदुस्तान से आगे, मतलब हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। अब हम डिफेंस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम अभी तक तो रहते थे। मुझे याद आ रहा है कि 90s का, शायद शिशिर को भी याद होगा, कि वो क्रायोजेनिक इंजन के लिए जिस तरह से मना कर दिया गया था, जी, आज हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो वो हिंदुस्तान थोड़ा सा तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर इस बात का मैसेज बार बार देते रहे। आज भी उन्होंने, क्योंकि आज एक ऐसा मंच था जो अर्थव्यवस्था को लेकर खासतौर से एक मैसेज देना चाहता था, और अर्थव्यवस्था ही हमारी संकट में चल रही है अभी। अर्थव्यवस्था मतलब कोई इकोनॉमी हमारी संकट में नहीं होगी, लेकिन सारे क्राइसिस है वो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रशिया के साथ हमारी बात हो, चाइना के साथ बात हो, अमेरिका के साथ बात हो। हाँ, ठीक है विजय जी, बहुत आपने जिसको कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाली बात कही है। प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसके टेक अवेज, और आप तीनों का, शिशिर जी आपका, डॉक्टर राजन कुमार आपका, और विजय त्रिवेदी जी आपका बहुत शुक्रिया। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।